सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई ही थी खुदा खुदा करके कि एक 27वीं आईनी तरमीम की रूमर्स जो हैं वो हम सुन रहे हैं। तो पहले तो बताइए कि क्या वाक़ई ऐसी कोई बात है, इसमें कोई सदाकत है? और अगर है, तो 26 में ऐसी क्या चीज़ें रह गई थीं जिनकी तलाफ़ी करना 27वीं आईनी तरमीम से मकसूद है? बहुत-बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। सबसे पहले देखें, 26वीं आईनी तरमीम का जो मतन था, जो एसेंस थी, वो जुडिशल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स के ही सराउंड उसको गई थी और उसी हवाले से ही हुँ, हमारे इत्तेहादी हैं, पीएम हो गया, एएनपी ने भी हमें वोट किया था। उनकी भी कमेटी में कुछ ऐसी गुज़ारिशात सामने आई थी, सजेशंस आई थी, जी। जो कि जुडिशल जो हमारी रिफॉर्म्स थे या लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से तो नहीं थे, लेकिन वो आर्टिकल 140 ए के हवाले से था। और क्योंकि लोकल बॉडीज़ के कंसर्निंग है और वो चाहते थे कि लोकल बॉडीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, थोड़ी-सी उनकी रिफॉर्मेशन की जाए। इसी हवाले से हुँ, हमने उनसे जब वोट लिए तो उनके वोट मशरूत थे इस बात से कि जो आगे तरमीम आएगी, जो नेक्स्ट तरमीम आएगी, जी। उसमें आप 140 ए के हवाले से और फिर एएनपी ने सूबे का नाम जो तब्दील करने के या उसमें थोड़ा उसमें चेंजिंग के हवाले से था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि अगली आईनी तरमीम में डिस्कस होनी है। अब सिविल सोसाइटी से भी अगर कुछ सजेशंस आती हैं या दीगर जमातें अगर कोई अपना सजेशन देना चाहती हैं तो वो भी ज़रूर दें। ठीक है। कमेटी इटसेल्फ जो है, जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी थी, वो खुर्शीद शाह साहब की लीडरशिप के अंडर स्टिल काम करेगी और हुँ, हुँ। उसको ब्रेक नहीं किया गया। और उसको जो है उसकी कॉम्पोजिशन वही रहेगी, तमाम तर पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होगी और जो कुछ भी आया वो मशावरत के साथ आएगा। एक तो ये है तमाम तर चीज़ जो इस हवाले से जी। है मेनली कंसर्निंग ये 2-3 इश्यूज़ थे। हुँ। मिलिट्री कोर्ट्स या दीगर कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी चहम गोइयाँ या जिसकी ठीक है। बट ऑब्वियसली बात। इसमें इसमें एक तासुर तो ये मिल रहा है ना कि ये ख़्याल किया जा रहा था कि चीफ़ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जो उनसे ऊपर सीनियर जजेस हैं, मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर, शायद वो खुद ही रिज़ाइन कर दें, शायद वो आईनी बेंच का हिस्सा ना बने, लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं कि वो आईनी बेंच के सरबराह भी बन सकते हैं या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उनको दोबारा शामिल करना चीफ़ जस्टिस की तरफ से, ये कोई हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बना है और इन लाइन्स पे भी गौर किया जा रहा है क्या? देखिए, कतई नहीं, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं, ना हमारी ख्वाहिश थी, ना फरमाइश थी किसी से भी कि कोई रिज़ाइन करे या ना करे। आई मीन हुँ, ऑब्वियसली जनरली देखा जाता है कि अगर सबॉर्डिनेट आपके जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएँ या दीगर भी किसी इदारे में अगर हुँ, देखें, तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, अगर जूनियर को प्रमोशन मिल जाती है या वो किसी बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ रहता है, तो जनरली एक वो देखा रिज़ाइन कर जाता है जाते हैं, डिज़ाइन। बिल्कुल। हुँ, यहाँ पे एक बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑर्डिनेंस के हवाले से आपने बात की, तो जी। मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि क्योंकि आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स कि आप जब कभी भी सदारती ऑर्डिनेंस हो, उसको अगर आपने कानून साज़ी में अमल में लाना है, तो उसको ले करना होता है। इसी तरह हुँ, और इसी ज़ुमरे में जो है तमाम तर चीज़ सेनेट में भी आपने देखी, जुम्मे वाले दिन वो बिल ले किया गया, फिर कमेटी को भेजा गया। जी। जहाँ पे जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से है, वो बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है और वो सेनेट से ही ओरिजिनेट हो रहा है। हुँ, अब वो मंडे को हमारे पास कमेटी की, क्योंकि वहाँ से तो कमेटी से पास हो चुका है, तो मंडे को जब हमारे पास आएगा, क्योंकि मंडे को हमारा सेशन है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस था हुँ, 2024 का, वो भी ले होगा, क्योंकि उस हाउस में तो ले ठीक हो है। चुका, हाउस में भी ले होना है। तो ये तमाम तर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई तो उसके साथ उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन या फॉलो अप लेजिस्लेशन पे आता है। अब हुँ, क्योंकि ये तमाम तर मामला तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के पास चला गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन में, इसलिए जो कमेटी के पास इख्तियार है 184(3) का, उस हवाले से है कि वो इतनी जो है उसमें नहीं होगी, जो कमेटी फिक्सेशन करती थी 184(3) के हवाले से, बिल्कुल। या उसकी रिफॉर्मेशन या रिकम्पोजिशन है, उस हवाले से देखा जाएगा। लेकिन ये कतन नहीं कहा जा सकता कि शायद किसी को निकालने के लिए कमेटी से या किसी ठीक है। को ढांकने के लिए लेकिन कतन। ओके, राइट, गॉट योर पॉइंट बट एक चीज़ ये भी बताइएगा कि अगर इस सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह को या लेट्स से जस्टिस मुनीब अख्तर को, इन दोनों में से किसी एक को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया जाता है, तो उस पे कोई हुकूमत को एतराज़ नहीं है?
देखें, ये बड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट है और टेक्निकल पॉइंट इसलिए कि आप जेसीपी की कॉम्पोजिशन देखें, जिसने बेंचेस बनाने हैं, जी। जिसने जजेस अपॉइंटमेंट करनी है, वहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो एक शख्स के पास या एक जो आपके उस पूरी कॉम्पोजिशन है, उसमें उनके पास एक से ज़ायद वोट नहीं हो सकते। ठीक। उस कॉम्पोजिशन भी देख लीजिएगा, जिस तरह पहले तो चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ हुँ, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, बिल्कुल। जिनमें मंसूर अली शाह साहब भी आते हैं, जिनमें मुनीब साहब भी आते हैं, जिसमें अमीरुद्दीन खान साहब भी आते हैं। हुँ, और इसके बाद फिर जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है या कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन है, उसका भी एक वोट है जेसीपी में। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अब ये क्या आया कि वेदर यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, ये 3-4 इनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का हेड हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो एक शख्स के पास 2 वोट नहीं हो सकती इस अच्छा। कॉम्पोजिशन के हवाले से। तो ये फिर सीनियरिटी जो है वो इन 3 के बाद से ही जो शुरू हुआ है, उसी से ही ओके, तो शुरू आप हुई आप कहते और हैं उस कि ये नहीं हो सकते हैं, राइट।